हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। ये है भारतीय राज्य व्यवस्था का बुक है। ये ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। ये भारत का संवैधानिक इतिहास आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को शाही चार्टर प्राप्त किया था। इस चार्टर के द्वारा कंपनी को आरंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया गया, जिसमें कंपनी का संविधान, उसकी शक्तियां और विशेषाधिकार निर्धारित थी। आगे चलकर ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने मई 1609 में एक नवीन चार्टर आदेश पत्र के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया। सत्रह सौ इकहत्तर के अंत तक कंपनी बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु समय समय पर विभिन्न एक्ट पारित किया, जो इस प्रकार है। कंपनी का शासन 1773 से 1858। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। इस अधिनियम का भारतीय संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व था, यथा यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो शासन की समस्त शक्ति का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। वारेन हेस्टिंग को इस एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तथा फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन एवं वडवेल को 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में नामित किया गया। इस अधिनियम के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले से सभी प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से स्वतंत्र थी। अधिनियम के अधीन वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थी। सर एलिजा इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना था, लेकिन बंगाल के गवर्नर की परिषद और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया। यही कारण है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास व भूल की संज्ञा दी गई। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का
सीमांकन करना था। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई कंपनी के कर्मचारी सरकारी हैसियत से कोई कार्य करता हो तो सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखा जाए। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक विवादों और कठिनाइयों को दूर कर सरकार को सुदृढ़ बनाने में सहायक हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट को 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में तत्कालिक प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया, जिस कारण इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसमें निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार दिया गया। साथ ही बम्बई और मद्रास की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने से पहले 2 मांगें रखी। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया जाए, साथ ही विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को मानने या न मानने का अधिकार हो। मतलब इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। उपयुक्त शर्तों को 1786 के अधिनियम में लागू करते हुए कॉर्नवालिस को पहला सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया गया। 1793 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा जो शक्तियां कॉर्नवालिस को दी गई थी, वे भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के लिए विस्तारित कर दिया गया। इसके तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्य एवं कर्मचारियों का वेतन भारत राजस्व में से ही दिया जाए। नोट: ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार 1600 ईस्वी में दिया गया था। इससे पूर्व 1593 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी लिवेंट को स्थल मार्ग से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार के एक अधिकार को बनाए रखा गया। यानी अब भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश वासियों के लिए खोल दिया गया। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने तथा आधुनिक विज्ञान संबंधी ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया। इस कानून ने ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की।
इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा भी प्रभुता को स्थापित कर दिया गया। इसके तहत भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। कर नहीं भुगतान करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई। चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा सभी सिविल तथा सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कानून बनाने की शक्ति को केंद्रीकरण कर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और मद्रास तथा बम्बई की परिषदों की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। इस एक्ट के द्वारा विधायी क्षेत्रों में भी केंद्रीकरण आरंभ कर दिया गया। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार कर पहले के 3 सदस्यों के अतिरिक्त उसमें एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य जोड़े गए। भारतीय कानूनों को वर्गीकरण करने तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में वर्ष 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, वर्ण या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के अधीन दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और अंततः वर्ष 1843 ईस्वी में दासता को धारा 5 के तहत समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। आंग्ल प्राच्य विवाद को सुलझाने को लेकर 1834 ईस्वी में मैकाले आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने जो सिफारिश दी उस आधार पर 1835 ईस्वी में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजों को बनाया गया। भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले से संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिलते हैं। चार्टर अधिनियम 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों में एक अंतिम अधिनियम था। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय संविधान तंत्र में निम्न परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। यही परिषद ने छोटी संसद, लघु संसद की तरह कार्य किया। इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया और इस प्रकार पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी शामिल किया गया। इसके लिए वर्ष 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई। इसमें 6 सदस्यों को क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 भारतीय प्रांत, क्रमशः बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा चुनाव किया गया था।